नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष रत्रांश। चलिए अब आपको ले चलेंगे विधानसभा की कार्रवाई में। देखिए, एडजर्नमेंट मोशन डिस्कशन नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। सुन लीजिए, बैठ जाइए, आपका तो नाम ही नहीं है इसमें। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है। 3/1 नाम है तो बोलूंगा तब बोलेंगे ना। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है और 3/1/2014 को ही, हम नहीं थे उस समय, आप थे, HSIDC को ये दे दी गई थी 3/14 सेम डे। आप रिकॉर्ड देख लीजिए इसका। नहीं, खानक, अब तो खानक ही दी उन्होंने। डाडम वालों ने खानक का इतराज किया है कि मेरे पड़ोस में HSIDC को दे दी गई है, मैंने 115 करोड़ रुपए ली है, इसलिए मैं इसको 115 करोड़ रुपए भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये वो कोर्ट में गए। बताता हूं मैं उसका सारा जवाब दे रहा हूं। मैं उसका सारा जवाब accepted in 2015 पहली and बात at तो ये, the during government. मतलब जी प्लीज आपने कहा कि डिस्कशन बड़े अचंभे की बात है कि 115 करोड़ रुपए का अनुबंध साइन कर दिया गया। इसमें अचंभा क्या है? ये 115 करोड़ की ऑक्शन हुई, 115 करोड़ का हमने उसके ऊपर साइन हो गया एग्रीमेंट के ऊपर। इसके बाद अगला जाता हाई कोर्ट में कि क्योंकि HSIDC को भी मेरे बराबर में एक और लीज पर दे दी गई है, इसलिए मुझे इसका घाटा हो जाएगा, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। यही था ना। दो पार्टनर थे ये, एक पार्टनर इसमें है KJSL और दूसरा सुंदर मार्केटिंग। जब ये कोर्ट में गए तो सुंदर मार्केटिंग ने कहा कि भले ही KJSL जाना चाहता है, चला जाए, लेकिन मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं इसको चलाऊंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। सुंदर मार्केटिंग सुन तो लो। अरे लीज दोनों को दी थी और एक पार्टनर पूरा विड्रॉ बात- कर किरण देता जी, है। किरण जी, पूरा जवाब सुन, प्लीज पूरा जवाब सुन लो। बहस नहीं। अब प्रश्न होता है कि सुंदर मार्केटिंग वो एलिजिबल था कि नहीं था, यही विषय था ना। हाँ, तो सुंदर मार्केटिंग एलिजिबल था कि नहीं था, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। कोर्ट में भी बातचीत चली गई, AG से भी हमने ओपिनियन ली। AG ने कहा कि अगर हमको पैसा पूरा देने के लिए वो तैयार है, 115 करोड़ रुपया उसकी। अब सुन लो पूरी बात। हाँ, जब 115 करोड़ रुपए ऑक्शन गई है और वो एक पार्टनर उससे बाहर जाता है, दूसरा पार्टनर 115 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों ना दें? जबकि उसका एतराज ये था कि हमको 115 करोड़ रुपए पूरे नहीं होंगे। सुन लीजिए, अरे सुन तो लो, पूरी बात सुन लो। अरे क्वालिफाइड था कि नहीं था? हमें तो स्टेट का रेवेन्यू भी देखना है ना। और फिर AG की रिपोर्ट है कि वो क्वालिफाइड है। इस और फिर आगे की कहानी सुनोगे आपको तसल्ली हो जाएगी। अब हुआ ये कि हाँ 115 करोड़ रुपए एलिजिबल है कि नहीं है। हमने उसमें AG से रिपोर्ट ली, बाकी सबसे ली। उन्होंने कहा ठीक है, हम रेवेन्यू उतना ही अगर मिल रहा है तो हमें देने में कोई आपत्ति नहीं। अगर फिर भी कोई एतराज करेगा, दूसरा कोई आदमी एतराज करेगा, तो फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद ये विषय आया, एक पार्टी बीच में कही गई कि मैं इसमें 150 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं। वेदपाल, वही नाम है ना, वेदपाल है कि मैं 150 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं और मेरा एक ब्लैंक चेक। अरे भाई, ये जानती हैं बहन जी हमारी, सब जानती हैं। वो माइनिंग का काम करता है। वो उसके अभी आपने लिखा नहीं है तो हम क्या करें? वो तो उसके अंदर कोर्ट के अंदर प्रक्रिया में आया हुआ है कि उन्होंने एक ब्लैंक चेक दे दिया कि मेरा ये ब्लैंक चेक पकड़ो, मैं 150 करोड़ रुपया लेने के लिए तैयार हूं। हमने कहा ठीक है, 115 करोड़ रुपए के बाद 150 करोड़ रुपए में जाने वाला है। इसके बाद ये रद्द हुई। रद्द होने के बाद हमने कहा कि ठीक है, 150 करोड़ रुपया लो। और वो चेक था, मुझे मालूम नहीं कितने का था, 15-25 करोड़ कितना था, वो बैंक में लगाया गया। बैंक में डिसऑनर हुआ, केस कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने उस केस को अभी भी रखा हुआ बाकी कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। वो कैंसिल हुआ। अब अल्टीमेटली हमको वापस जाना था बिडिंग के लिए, क्योंकि जब एक जगह आप लोग कहते हैं एलिजिबल भी नहीं है, एक पार्टी दूसरी आती है, वो कहते हैं मैं 150 करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार हूं, कहीं तो हमको स्टेट को रेवेन्यू चाहिए ना। अब अल्टीमेटली और कोई चारा नहीं था कि दोबारा बिड में जाओ। बिड में गए, सुनिए पूरी सुन लो। बिड में गए, बिड में 115 करोड़ रुपए भी किसी ने देना नहीं शुरू है। हालांकि ओपन बिड होती है, दुनिया के लिए होती है। 115, सुन लो पूरी बात, 115 करोड़ रुपए में कोई नहीं आया। नियम होता कोई ना आया तो फिर बिड लगाओ। हमने सेकंड बिड लगाई,
सेकंड बिड में भी 115 करोड़ रुपए कोई नहीं आया। थर्ड बिड में हमने उसको कितने परसेंट कम किया? 20%। 20% कम किया तो 20% कम करने के बाद भी 92 करोड़ रुपए का लगाया, उसमें 92 करोड़ और कुछ लाख पर 92 करोड़ 12 लाख पर बिडिंग आ गई। अब जो बिड जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने 115 करोड़ रुपए में बड़े मेहरबान होकर के दे दी, मेहरबान होकर के देने के बाद मेहरबानी यही हुई कि अगर वो कैंसिल होगी तो बाद में 92 करोड़ में गई और 3 बार बिड कराने के बाद गई। कौन से आरोप है? समझ नहीं आता कौन से आरोप है। नहीं, हम मेहरबानी पूछना चाहते हैं। और जहां तक सुरेंद्र जी प्लीज बैठ जाइए, ऐसे नहीं। जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम लिखा है, 2013 से लेकर के और 2016 तक अब 2 मुख्यमंत्री हो जाते हैं और 2 मुख्यमंत्री के कार्यालय होते हैं। जब आप उसमें से निकालोगे और उसका सूत्र निकालोगे कि वो मेहरबानी 2013 में हुई, 2015 में हुई, 2016 में हुई और 2013 के बाद तो 3 बार बिड कराने के बाद 115 करोड़ के बजाय 92 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इससे ज्यादा मिल नहीं रहे। कौन सी मेहरबानी की है? कौन सी मेहरबानी की है? और मेरा दूसरा कहना है, अगर ये मेहरबानी का विषय होता तो जो पहली एलिजिबल पार्टी थी उसके पास एक्सक्यूज क्या था कि आपने खानक जो है HSIT को दे दी है, इसलिए मैं घाटे में जाऊंगा, इसलिए बाहर जा रहा हूं। आखिर कोई विषय ध्यान में आए कि कहीं कोई चीज है भी क्या, या ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं हम? हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा स्टेट का, एक एक पैनी ये बचाना, ये हमारा काम है। ये सरकार बचाएगी, किसी का घर नहीं जाने देगी। एक मिनट बैठ जाइए। मंत्री जी आपका वक्तव्य पूरा हो गया क्या? आपका नहीं, एक मिनट मैं दूंगा, बाद में टाइम दूंगा मैं आपको। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने जो विस्तार से बताया, जिसके बारे में बार बार कहते हैं कि करोड़ों रुपए का घपला हो गया, ऑक्शन किसी ने ली नहीं और माइनिंग चली नहीं, बार बार उसकी ऑक्शन करते रहे, कोई आया नहीं, लास्ट में 92 करोड़ के ऑक्शन हुए। और ऑक्शन के बाद उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया इस माइनिंग में, और जो 49% के जो उसको दी, उसको जो साथी कह रहे हैं, उसने कहा कि हम चलाने के लिए तैयार हैं, आप हमें दे दीजिए। जो उसकी जानकारी जो कोर्ट में हुआ तो उसको जो CM साहब ने बताया, ये सत्य जानकारी यही है कि उसको करने के बाद फिर ऑक्शन की गई। और जहां साथी ने कहा है जहां दुर्घटना की बात कही है साथी ने कि जो 1 जनवरी 2022 को खरक में सिलसिले में दौरान पहाड़ी घटना अचानक जो चट्टान गिरने से कारण बहुत वाहन खनन में दब गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम की सहायता जिला प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई के बाद रिपोर्ट के साथ अन्य बचाव कार्रवाई की गई और चट्टान के दबने 5 व्यक्ति मारे गए, अन्य व्यक्ति घायल हैं। खानों के श्रमिकों की सुरक्षा कल्याण खाना 1992 के अधीन बनाए गए नियमों के विनियोग का उपयोग के विनियमन किया गया है। और भारत सरकार के महानिदेशक खान और सुरक्षा धनबाद उसके नियंत्रण के प्राधिकार है, उसका अधिकार है। निदेशक खान सुरक्षा गाजियाबाद के मामले पर ध्यान दिया गया और दुर्घटना के कारण पता लगाने पर जांच कर रहा है इसकी। और जो उपायुक्त है भिवानी, उसकी अध्यक्षता में टीम बनाई गई और उसके बाद उसके एक उपायुक्त भिवानी ने एक को पट्टाधारक के आगामी आदेश के खान के खनन रोकने के निर्देश दिए। अपने आदेश 2002 को अन्य अधिकारियों सहित अपर उपायुक्त भिवानी की अध्यक्षता में समिति की जांच के आदेश भी दिए गए।
एक मृतक की पत्नी, एक रिश्तेदार ने पुलिस की सम्मुख शिकायत भी दायर की। FIR नंबर 3 दिनांक 2/1/2022 मामले की कार्रवाई करने के दर्ज की गई। राज्य सरकार ने इस मामले को संज्ञान लेते ADC भिवानी की अध्यक्षता में एक गठित समिति का पुनर्गठन करते हुए SS प्रसाद IAS से रिटायर्ड की अध्यक्षता में दूसरी समिति का गठित करने का निर्णय लिया। समिति के अन्य सदस्य नियमानुसार है। प्रदूषण बोर्ड के उपायुक्त भिवानी हैं, अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी हैं, पुलिस अध्यक्ष हैं और अपने राज्य भूमिका हैं, उप अधिकारी हैं, जिला खनन अधिकारी हैं और वन अधिकारी भिवानी। क्यों नहीं है पार्ट? आपने पूछा 5 लोग मर गए, उनका क्या ये उनके नहीं वही तो बता रहे हैं कि उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उसके लिए क्या कौन सी कमेटी बनाई गई है? पत्रा जी जल्दी यही तो बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अरमान पूरा करेंगे जल्दी। SS प्रसाद की अध्यक्षता में श्री खनन के 2 बार निरीक्षण किया गया। दुर्घटना के कारण पता लगाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के विशेषज्ञ भूवैज्ञानिक के परामर्श किया गया। समिति अपना सुझाव भी देगी ताकि ऐसी घटना भविष्य में घटित न हो। NGT की घटना के स्वयं संज्ञान लिया गया है। 3 जनवरी 2022 के आदेश निम्नलिखित प्रकार के 8 सदस्यीय एक दूसरी कमेटी NGT ने बनाई है। उसमें वन विभाग को भी रखा है, क्षेत्रीय आपदा को भी, आपदा प्राधिकरण को रखा है, भारत सरकार के खनन सुरक्षा भारत सरकार, वन विभाग हरियाणा, पर्यावरण प्रदेश हरियाणा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट, ये सारी कमेटी इसमें रखी गई हैं। और इसमें जो भी है नियम के अनुसार मानव जीवन की हानि के मुआवजा की सीमा की सुरक्षा के किए जाने वाले अपेक्षित सावधानी पट्टा धारक द्वारा नियंत्रणों के भविष्य के लिए ऐसी घटना पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदमों का पता लगाने के लिए 2 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय NGT द्वारा निर्देश किया गया है, 2 महीने के भीतर। और दूसरा माननीय NGT के एक पृथक मामला OA 169/2020 कुलदीप सिंह बेनाम राज्य एक डाडन खान के पट्टाधारी आरोप उल्लंघन के बारे में न्यायाधीश प्रीतपाल सेवा रिटायर्ड उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति की रिपोर्ट पहले ही मांगी गई है। एक व्यक्ति कुलदीप सिंह द्वारा OA 169/2020 NGT के लिए 20 सितंबर 2021 के आदेश निर्देशित किए हैं। न्यायाधीश प्रीतपाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक 8 समिति के मामले जांच कर रही है। इसमें भी एक रिटायर्ड हमने और गुलाटी जी इसमें हैं, क्षेत्रीय अधिकारी चंडीगढ़ इसमें हैं, CPCB अधिकारी इसमें हैं, एक अपना सेंट्रल वाटर बोर्ड से भी है, अपना एक जिला मजिस्ट्रेट भी है, ASI हरियाणा ये भी इसमें है। एक कमेटी बना के इसकी रिपोर्ट बन के तैयार होगी, वो भी जल्दी आएगी। संयुक्त समिति के लिए 13/10/2000 माननीय NGT के सम्मुख अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित मामलों की समिति अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए ब्यौरा मांगे हैं। डाडन में 300 वर्ग मीटर क्षेत्र वन गैर खनन योग्य क्षेत्र है, अवैध खनन है। वन विभाग द्वारा सूचना के पट्टा धारकों के अरावली परियोजना माध्यम से खनिज परिवहन के रास्ते बनाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय में 205 हेक्टेयर क्षेत्र के वन अनुमति प्राप्त की है और रास्ते की अनुमति 6 मीटर चौड़ाई के लिए की गई है। तथापि रास्ता चौड़ा करने के लिए 6 मीटर से बाहर तक तोड़ा गया है। थोड़ा संक्षेप कर दिए जरा, थोड़ा संक्षेप में आंसर दे दें। 70 खंड पर 78 मीटर विद्युत के लिए 109 मीटर गहराई किया गया है। समिति को पता लगाने के लिए अवधि के 109 मीटर की गहराई का खंड कार्रवाई किया गया है। पुरानी रिपोर्ट के सैटेलाइट इमर्जी प्राप्त कर रही है। सारी सैटेलाइट से कहां इस तरह के रास्तों की जानकारी जुटाने का काम कर रहे। वर्तमान प्रोग्राम गोवर्धन माइंस एंड मिनरल दावे के अनुसार खंड जिसकी गहराई 109 मीटर पाई गई है,
उस क्षेत्र की खनन नहीं किया जा रहा और जुर्माना प्रदान के मुआवजे की मांग की अगली कार्रवाई समिति की सिफारिश के अनुसार 5/4/2022 के एनजीटी की सुनवाई के लंबित है। इसका फैसला आना है किसी 5 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। भूजल के अवैध दोहन केंद्रीय जल शैल सिंचाई विभाग का हरियाणा की रिपोर्ट के स्पष्ट किया गया भूमिगत जल अवैध दोहन नहीं हुआ। वैज्ञानिक खनन के लिए समिति का निष्कर्ष निकाय कोई वैज्ञानिक खनन या खान में नहीं किया गया। समिति की सुरक्षा सिफारिश के अनुसार अध्ययन के लिए एजेंसी लगाने की सिफारिश की। इसके लिए एजेंसी है कि वो सारी जानकारी जुटाने का जल्दी ये काम करें और सिंचाई विभाग के डिस्ट्रीब्यूटर के मायने के संबंध में 2500 और 2350 क्षेत्र की गई रजवाई क्षेत्र के वास्तव में डाडर खान के वाहन संचार के रास्ते के रूप में प्रयोग किया पाया गया है। यह पता लगाने तो रजवाई की क्षेत्र ग्रस्त किया गया है। इस समिति ने वर्ष 2015-21 सैटेलाइट इमरजेंसी HICHARSAC से रिपोर्ट मांगी गई। इसकी रिपोर्ट हम जल्दी जो 15 से लेकर 21 तक इसकी रिपोर्ट करें। रजवायों के साथ लगते हुए निकटवर्ती क्षेत्रों में खोदा हुआ पाया गया खनन के गड्ढे साथ मिला हुआ पाया गया जिसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है। आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार हैं उस पर माइनिंग की महत्वपूर्ण ढांचा और यह कुछ समय के लिए प्रयोग में नहीं रहा वैसे ही पड़ा है। उपायुक्त भिवानी के अवैध खनन के पट्टाधारक की कार्रवाई की समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। जो भी हैं जिनमें इस पे जो लोग हैं कहीं नहर का है पानी का है कोई इस तरह की रिपोर्ट आने वाली है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये सारी जो जहाँ कहा मंदिर वाली बात कही उन्होंने पहाड़ बाबा मूंगिप्पा मंदिर के बारे में यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाबा मूंगिप्पा मंदिर डाडर में के पहाड़ पर स्थित नहीं है बल्कि खनक में अन्य पहाड़ों में स्थित कथित मंदिर की इस प्रकार का नुकसान है। ये भी जानकारी जो कहा है उसको तोड़ दे वो भी नहीं है वो खनक में है। दूसरा संयुक्त समिति के भाग में खनन के पट्टाधारक स्पष्टीकरण मांगा है कि पट्टाधारक ने दावा किया है कि गहराई तक खनन द्वारा नहीं किया गया। संयुक्त समिति के सचिव 23 दिसंबर 2021 को बैठक में अवधि गहरा खनन किया गया और उसका पता लगाने के लिए सैटेलाइट की उसकी भी इमरजेंसी है। और निदेशक लास्ट है निदेशक में खान के विभाग के गाजियाबाद भारत सरकार खनन सुरक्षा को लागू करने के लिए नियामक प्राधिकरण के जिसके लिए 25/1/22 के तहत खनक में 9 हिस्सों में सामान्य खनन को जो बड़े जो 9 जहाँ पे घटना इस तरह के 9 पॉइंट्स हैं उनको रोक दिया गया है। उनको रोकने के लिए जहाँ पे दूसरे वहाँ काम चालू है। नियम 2 वापस ले लिया है। उपरोक्त है कि पट्टा धारक डाडर खान के खनन कार्य आरंभ कर लिया है। खनक पट्टाधारक खतरे वाली खानों में खनन कार्य न कर सकता जबकि खतरे को दूर नहीं कर लेता परंतु खान के अन्य भागों में नियत खनन कर सकेगा। धन्यवाद। श्री आफ्ताब अहमद जी एक मिनट सप्लीमेंट्री वही पूछेंगे। नहीं आप हो गया आपका सिर्फ चर्चा नहीं होगी बत्रा जी चर्चा नहीं होगी सप्लीमेंट्री नहीं आपने देखिए आपने पढ़े हुए नियम है सारे क्या बात करते हो। सिर्फ क्वेश्चन आपने सिर्फ अपना प्रस्ताव पढ़ना है। आप नियम कहता है मैं बताता हूं आपको नियम नहीं ना सप्लीमेंट्री जो है ना 5 लोग मैक्सिमम है। नहीं आपने पहला देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको बैठ जाइए मलिक साहब पढ़ ये पढ़ा है ये मैं पढ़ रहा हूं। ये देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन का 1 मिनट सुनिए बैठ जाइए। कोई भी सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अनावश्यक लोक महत्व के किसी भी विषय के प्रति किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है और मंत्री संक्षिप्त कथन कर सकता है या बाद के किसी समय या तिथि को कथन के लिए मांग सकता है परंतु कि ऐसी सूचना एक संक्षिप्त विवरण को निहित करनी होगी जो कि 250 शब्दों से अधिक नहीं होगी।
ऐसे कथन पर वह दिया गया जो उस समय कोई बहस नहीं होगी, परंतु सदस्य जिसके नाम पर सूचना दी गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकते। नहीं, प्रश्न 5 लोग हैं, 5। हाँ जी, आप पूछे। और मैं स्पीकर सर, बड़ा ज़्यादा टेक्निकल नहीं, कुछ वाइटल इश्यूज होते हैं, उस पर थोड़ा लिबरल एंड यू आर मोस्ट डेमोक्रेटिक स्पीकर वी हैव सीन इन द हाउस, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें ये लिखा हुआ है, मैं समराइज करता हूँ। देयर शैल बी नो डिबेट, देयर शैल बी नो डिबेट ऑन सच स्टेटमेंट। को फैक्ट्स तो पढ़ूंगा सर, फैक्ट्स तो पढ़ूंगा, कम से कम फैक्ट्स तो पढ़ूंगा। फैक्ट्स ये है सर, ऑनरेबल स्पीकर सर। फैक्ट्स तो आपने पढ़ लिए। नहीं, ये फैक्ट नहीं पढ़ा ना। नहीं, आपने स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं आप अपनी। नहीं पढ़ रहा फैक्ट नहीं पढ़ा। आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, कोई सप्लीमेंट 2 लाइन का बोलूं तो किस बारे में सप्लीमेंटरी दे रहा हूं मैं? आप सप्लीमेंट्री पूछिए। सप्लीमेंट्री में ये है, फर्स्टली ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 लाइनें उसकी पढ़ता हूं साथ में, कि जो सुंदर की बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ समवन, द पिटिशनर इन दिस केस apparently having influence in the high places। उसका कहाँ पहुंचा है ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा। using that on influence to violate the law and get a benefit that would primarily not granted to anybody else। किसी को ऐसा रिलीफ नहीं मिल सकता कि जो एलिजिबल नहीं है, और मुख्यमंत्री एप्लीकेशन गई, मुख्यमंत्री ने एप्लीकेशन अलाउ की, उसके बाद एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और ये सुप्रीम कोर्ट कहती है उस बात के लिए। आगे कहती है जी कि we cannot say with any degree of certainty how high is the reach of the petitioner, but it is quite apparent from the facts of the case reach is pretty high। उसके बाद सर इससे ज्यादा क्या रहेगा? ठीक कह रहे हैं मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात की। और नहीं, लास्ट बस एक लाइन थोड़ा उस पर फिर पढ़ूंगा। On 5th May 2015, state government was informed of decision by the KGL to rescind the contract and also bound to refund the deposit of rupees 28 crores 75 lakh with interest there। On the other hand, on 14 May 2015, petitioner wrote to the Chief Minister of the state to the effect that it would have no objection if the other partner in the JV, that is SKL, is surrendered share. In such a event, state government may consider the transfer of 51% share of the KGL in favor of the petitioner, permitting any other way. It's not clear why the petitioner chose to write to the Chief Minister, but this is effect. But this is effect. और उसके बाद और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि इसकी फाइल की अप्रूवल जहां ऑफिशियल्स की है और वहां पर मुख्यमंत्री की भी अप्रूवल है। उसके बाद सर आखिरी पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एट दिस स्टेज इट्स यूजफुल टू रिकॉल दैट पिटिशनर बाय इटसेल्फ वाज नॉट क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट। सुंदर केजीएल था जो 2013 में हमने उसको दिया था, वो एलिजिबल था उसके अंदर, पर वो एलिजिबल नहीं था। At this stage, it is useful to recall that petitioner by itself was not qualified to participate in the auction, and it's an admitted position. Only JV was qualified to bid the auction. Therefore, it's not clear that why the petitioner alone was allowed to take over the share of the KGLSL and the sole beneficiary of the dissolution of JV to acquire the mining rights when it was originally not qualified to participate in the auction. और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।